हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कहाँ राइज हुई और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी किसने लॉन्च की, कहाँ लॉन्च की। ये सब जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात अगर हम करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ये दो ग्रुप्स के दरमियान हुआ था। एक ग्रुप में रशिया, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन एंड यूएसए था, और दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन अंपायर था। इन्हीं दो ग्रुप्स के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी एक ग्रुप के साथ शामिल था। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया पे हुकूमत करता था उस वक्त। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया इंडिया पे, ये हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चूंकि ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये स्प्रेड हुई थी बहुत से न्यू एरियाज में 1919 के बाद। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लिखा है इन द ईयर आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये नए नए एरियाज में स्प्रेड हुई थी। जब नेशनल मूवमेंट नए नए एरियाज में स्प्रेड हुई, उसके साथ साथ इस नेशनल मूवमेंट में नए नए सोशल ग्रुप्स भी आने लगे, और इसने डेवलप किए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल। यहाँ लिखा है डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल के नए नए मोड्स भी डेवलप हुए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, व्हाट implications did they have? हम ये डेवलपमेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और ये इनसे हमें आउटकम क्या निकला है वो भी हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जो ये वार था, इस वार ने न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की। इंडिया में भी हुई न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट। कैसे हुई? देखो, जो ही वार हुआ था, वार में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और वो डिफेंस एक्सपेंडिचर चुकाना था इंडियंस को। कैसे? ब्रिटिशर्स ने इंक्रीज टैक्स किए, कस्टम ड्यूटीज रेज किए, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जो ही इंडियंस पे ये सारे टैक्सेस, देखिए, कस्टम ड्यूटीज रेज किए इंडियंस पे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे ब्रिटिश ने। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत बुरा असर पड़ा यहाँ की आवाम पे, यहाँ के गरीब लोगों पे, किसानों पे, जमींदारों पे बुरा असर पड़ा। और ये भी जानेंगे कि इसके बाद हुआ क्या। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। यानी जो वार के ईयर्स थे, वार के ईयर्स 1913 से लेकर 1918 तक, इसमें जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए, प्राइसेस डबल हो गए 1913 से लेकर 1918 से। जब प्राइसेस डबल हो गए तो इससे जो कॉमन पीपल थे, इनकी हार्डशिप्स में और ज्यादा इजाफा हो गया, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल। यानी जो कॉमन पीपल थे, लोग यहाँ भारत में, इन पे और ज्यादा बोझ बन गया। ये वो कर्जा चुका नहीं पाए। जो ही ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया, कस्टम ड्यूटीज रेज की, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, और जो प्राइस डबल हुआ 1913 से लेकर 1918 तक, यानी इंक्रीज हार्डशिप हुई कॉमन पीपल के लिए। और विलेजर्स पे क्या भी थी, विलेजर्स को कहा गया कि आप सॉल्जर सप्लाई करो, यानी ब्रिटिश भी एक ग्रुप में शामिल था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि विलेजर्स को कि आपने एक काम करना है, आपने ये सॉल्जर सप्लाई करने हैं, आपने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट में जाना है। फोर्सेस रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि आपने जाना है फौज में, आपको कोई तनख्वाह, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही आना है फौज में, हमारी मदद करनी है आपने। आप हमारी फौज हो, हम पैसे आपको नहीं देंगे, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको हमारी मदद करनी है।
यानी ये जो विलेजर्स को कहा गया है सोल्जर सप्लाई करने के लिए। इससे क्या हुआ, जो ही फोर्स रिक्रूटमेंट का ऐलान हुआ तो इससे वाइड स्प्रेड एंगर हुई तमाम रूरल एरियाज में। किन के खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसके बाद क्या होता है, 1918 से लेकर 1919 तक और 1920 से 21 तक क्रॉप फेलियर बहुत सारे पार्ट्स में हुआ। इसे क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज हुई फूड की, यानी फूड की एक्यूट शॉर्टेज हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया इंडिया में। तो ये दो कुछ मुसीबतें आई इंडियंस पे। अगर हम सेंसस की बात करेंगे, जो सेंसस 1921 का था, इसमें 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल पेरिश हो गए, यानी खत्म हो गए। किससे खत्म हो गए? फेमाइन से खत्म हो गए, एपिडेमिक से खत्म हुई। ये जो ये मुसीबतें थी, और ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई इंडियंस पे। तो इंडियंस के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। अब लोगों ने ये आशंका की कि ये वार खत्म हो जाएगा और इस वार के बाद ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे ऊपर इतना जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा टोटल कुछ ब्रिटिशर्स करते ही नहीं है कुछ इंडियंस के लिए। तो अगर हम देखेंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है पीपल होपड, यानी जो ये पीपल थे, लोग थे, लोग होप कर रहे थे, आशंका कर रहे थे कि ये जो सारी ये हार्डशिप्स है ये खत्म हो जाएगी, जो ही वार खत्म हो जाएगा। बट दैट डिडंट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतई तौर पे नहीं होता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे एक नया लीडर अपियर होता है। वो सजेस्ट करता है एक नया मोड स्ट्रगल का, यानी वो लीडर जिसको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। इस स्टेज पे, किस स्टेज पे? जिस स्टेज पे इंडियन तमाम इन मुसीबतें झेल रहे थे, ऊपर से एपिडेमिक भी आया, शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, अंग्रेज लोग फोर्स कर रहे थे आपने रिक्रूटमेंट में आना है, अंग्रेजों ने कस्टम ड्यूटी रेज की थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, प्राइस डबल हुआ था। ये सारी मुसीबतें झेलने के बाद इस मोड पे एक नया लीडर आते हैं, महात्मा गांधी। और वो सजेस्ट करते हैं न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। वो क्या सजेस्ट करते हैं न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल में, क्या क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। यानी गांधी जी का सबसे पहला जो आइडिया था वो था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था कि आपको फॉलो करनी है पाथ ऑफ ट्रुथ और फॉलो करना है आपको नॉन वायलेंस। तब जाके आप अटेन कर सकते हो फ्रीडम, और आप इसी से, यानी आप फॉलो कर सकते हो पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इससे आप फाइट कर सकते हो इनजस्टिस के खिलाफ जो आपके साथ हो रहा है, इनजस्टिस। तो महात्मा गांधी अफ्रीका में होते हैं, तो वो इंडिया आते हैं जनवरी 1915 में। गांधी इंडिया आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि ये जो गांधी है ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे होते हैं? वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने सक्सेसफुली फॉट, किसके खिलाफ किया? रेसिस्ट रीम के खिलाफ। किससे? ए नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन से उसको उसने नाम दिया सत्याग्रह। यानी यही सत्याग्रह कहता है कि आपको फॉलो करनी है पाथ ऑफ ट्रुथ और नॉन वायलेंस, तब जाके आप फ्रीडम अटेन कर सकते हो और आप फाइट कर सकते हो इनजस्टिस के खिलाफ। यानी गांधी जी ने ये सत्याग्रह इम्प्लीमेंट किया था इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए थे। तो यही मेथड लेकर आए थे गांधी जी यहाँ इंडिया में। इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने इस सत्याग्रह के आइडिया को बहुत जोरों पे लिया, बहुत बुलंदियों पे लिया। गांधी जी ने द आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था ये ज्यादा जोर देता था ट्रुथ पे। यानी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी सच का जो ताकत है उसी पे ज्यादा जोर देता था। और आपने ये देखा होगा कि गांधी जी ने ये जो ये सत्याग्रह का आइडिया इंडिया में लाए, इससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इम्प्लीमेंट किया था। ये सत्याग्रह कहता है कि अगर आपका काज ट्रू है, अगर आपकी बेशक जो जदोजहद आप करते हो, अगर ये बेशक इनजस्टिस के खिलाफ है, तो ये जो फिजिकल फोर्स है ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेसर के खिलाफ आप फाइट करो फिजिकली, नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स से आप फाइट करो ऑपरेसर के खिलाफ, नहीं। आपने ज्यादा जोर
किस पे देना है, ट्रुथ पे देना है, आपने ज़्यादा जोर नॉन वायलेंस पे देना है, आपने डंडे नहीं उठाने हैं इनके खिलाफ। ये गांधी जी का आइडिया था। ये गांधी जी का आइडिया था कि आपने खाली अगर आज़ादी आपको लेनी है तो आप किससे ले सकते हो, आइडिया ऑफ ट्रुथ जो था यही इम्प्लीमेंट करके आप आज़ादी ले सकते हैं इन अंग्रेज़ों से। तो यही कुछ लिखा है इसमें। एंड this could be only done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to pursue to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. By the struggle, truth was bound to ultimately trump. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. यानी गांधी जी का मानना था कि जो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, जो ये धर्म ऑफ नॉन वायलेंस था, ये तमाम इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। ये गांधी जी का मानना था, ये गांधी जी का बिलीव था। हाँ, ये गांधी जी का बिलीव था। तो गांधी जी आते हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका से, वहां पर भी ये प्रचार करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह को। और ये जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है ये मैंने आपको बोला है, तो फिर से हम बोलेंगे कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह बोलता है कि आपको फॉलो करने हैं पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उससे आप जाके फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और आप फाइट कर सकते हैं इनजस्टिस के खिलाफ। जी, गांधी जी आते हैं फिर इंडिया साउथ अफ्रीका से, तो महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया के बहुत सारी जगहों पे। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. यानी गांधी जी इंडिया आते हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं गांधी जी। तो यहाँ आने के 2 साल के बाद यानी 1917 में गांधी जी ट्रैवल करते हैं चंपारण बिहार। वहाँ जो पीजेंट्स होते हैं, इंडिगो प्लांटर्स, उनकी कुछ समस्या होती हैं। ये जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस उनको कहते थे कि नहीं जी, आपने ये जो अपना प्रोडक्शन है ये आपको सेल करना है, लेकिन हम ही प्राइस फिक्स करेंगे। ये कुछ समस्या थी। इन्हीं चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के जो पीजेंट्स इंडिगो प्लांटर्स थे, इनकी यही समस्या थी। गांधी जी ट्रैवल करते हैं वहाँ 1917 में। इसके बाद एक और सत्याग्रह करते हैं गांधी जी 1917 में, यानी इसी ईयर में गांधी जी एक और सत्याग्रह करते हैं। कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यानी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में गांधी जी एक और सत्याग्रह करते हैं। वहां पे जाके ये जो वहाँ के पीजेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्रॉप फेलियर से। उनका क्रॉप फेलियर होता है और जो ये अंग्रेज लोग थे ये डिमांड कर रहे थे कि नहीं, आपने रेवेन्यू पे करना है। ऊपर से पीजेंट्स लोग परेशान थे कि हम रेवेन्यू पे करें तो करें कैसे, क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपको रेवेन्यू पे करेंगे। तो ये डिमांड कर रही थी कि हमारा जो ये रेवेन्यू है ये रिलैक्स हो जाए, हम ये पे नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेज का हम मानने वाले थे, लेकिन गांधी जी वहां चले जाते हैं 1917 में, इसी ईयर में जिस ईयर में ये चंपारण बिहार गए, उसी ईयर में एक और सत्याग्रह करते हैं गांधी जी। कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाते हैं। वहाँ के पीजेंट्स के साथ शाना बशाना खड़े हो जाते हैं गांधी जी, और ये सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं। इन्हीं कॉटन मिल वर्कर्स के अमेंगस्ट ये वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक पॉइंट में आपको भूल गया ये बोलना कि जब गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं तो वहाँ पे ये सक्सेसफुली ये सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट के बेस पे एक किताब लिखी गई। इस किताब का नाम है नील दर्पण। ये लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने इस मूवमेंट के बेस पे एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है नील दर्पण, NEEL, नील DARPN, नील दर्पण। ये लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने। ये मैं आपको, ये आपकी इस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कहीं आप कोई आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, इसमें ये बहुत, इनसे बहुत हेल्प मिलती है वहाँ। तो ये कुछ सत्याग्रह थी जो गांधी जी ने की। तो गांधी जी ने इंडिया में 3 सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह की, अहमदाबाद सत्याग्रह की 1918 में, जो यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ऐसे ही बोल देते हैं कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के बाद
खेड़ा सत्याग्रह की, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह की, ये 3 सत्याग्रह गांधी जी ने सक्सेसफुली इंडिया में की। तो यही था आज कुछ अपना हमारा टॉपिक। तो इसके बाद हम एक फेमस टॉपिक उठाएंगे, द रावलट एक्ट, अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।